नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के करंट अफेयर की डेली क्लास में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। दिलीप बी भोसले, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती, तीसरा ऑप्शन है अजय माणिक राव खानविलकर, चौथा ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो सभी अभी कमेंट करें, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। जिसका आंसर अगर किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए, तो पूछा क्या गया है कि दूसरा लोकपाल जो नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, और इसका जो आंसर है वो है अजय माणिक राव खानविलकर। खानविलकर जी जो हैं वो दूसरे लोकपाल जो है वो नियुक्त हुए हैं। 2 सेकंड रुकिएगा जी। चलिए, ये दूसरे जो लोकपाल हैं उनका नाम है खानविलकर। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लोकपाल के बारे में और देख लेते हैं। लोकपाल में अन्य नियुक्तियां, ये जो पद है उसमें और भी नियुक्तियां होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देते हैं। न्यायिक सदस्य, इसमें न्यायिक सदस्य कौन है भाई? न्यायाधीश लिंग पप्पा नारायण स्वामी, और न्यायाधीश संजय यादव, और न्यायाधीश ऋतुराज। ये न्यायिक सदस्य हैं। 3 न्यायिक सदस्य हैं, इनको भी नोट डाउन करें। अन्य सदस्यों की नियुक्ति, लोकपाल का जो पद है उसमें अन्य सदस्यों की नियुक्ति भाई उनमें कौन कौन से हैं उनका नाम देख लेते हैं। सुनील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की। ये जो है लोकपाल का एक जो पद है उसमें और नियुक्तियां होती हैं। संविधान में इस पद के बारे में दिया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जो कि हम इधर देख रहे हैं। और ये लोकपाल की अन्य नियुक्ति के बारे में अभी हमने बात की। अब जो पर्टिकुलर लोकपाल का जो पद होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या है भाई, हम लोकपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो एंटी करप्शन अथॉरिटी, और ये वैधानिक निकाय है। ये भ्रष्टाचार के विरोध जांच करता है। अगर कोई भी राष्ट्रीय लेवल पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच करता है। लोकपाल का कार्य है राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायतें सुनना और उस पर जांच करना। लोकपाल का कार्य मैंने आपको बता दिया है। चलिए, जो सदस्य है उसमें सदस्यों में कौन कौन है? 1 सदस्य और अधिकतम 8 सदस्य इसमें होंगे। और चेयरपर्सन, सदस्यों का कार्यकाल कितना है भाई? 5 वर्ष या 70 वर्ष उनकी आयु हो। ठीक है। अब नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति, अब देखिए चयन समिति के द्वारा राष्ट्रपति की, अब राष्ट्रपति बोल तो दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति लोकपाल की होती है, पर उसमें एक और चीज है कि चयन समिति ही डिसाइड करती है कि किसको लोकपाल नियुक्त करना है किसको नहीं। राष्ट्रपति हर चीज में जो है सिर्फ देखने के लिए होता है। चलिए, तो चयन समिति जो मुख्य रूप से अपने आप में एक अपना स्थायित्व रख रही है, तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से लोग हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें सम्मिलित है, और दूसरा कौन है, उनके बाद नामित कोई न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद। और उसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी होंगे, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इस चयन समिति में शामिल होंगे। इनका ही दायित्व होता है कि इस पद पे कौन नियुक्त होगा ये डिसाइड करना। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए इस पर उपस्थित रहता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं आप सभी को पता है, ओम बिरला जी। प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी जानते ही हैं। और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सभी को पता है, धनंजय चंद्रचूड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो शायद आपने कभी सुना भी हो, शायद हमने पहले इसके बारे में बात भी की हो। तो इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर है। पहला हाइड्रोजन हब जो पोर्ट है वो तमिलनाडु में स्थापित है। आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा तमिलनाडु में थुंथुकुंडी में 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। और तमिलनाडु के तूतीकोरिन के VO चिदम्बरनार कोट पर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की शुरुआत की गई। पहली बात यह है कि हरित हाइड्रोजन है क्या? हरित हाइड्रोजन एक प्रक्रिया है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये एक स्वच्छ ऊर्जा का एक
स्रोत है उसकी ये तैयारी चल रही है कि बहुत अत्यधिक रूप से हम जो है ऊर्जा का एक स्रोत हरित हाइड्रोजन तेजी से उपयोग करने लगे, जिससे जो है ऊर्जा जो है स्वच्छ होगी और जिससे पॉल्यूशन बहुत कम होगा। तो इसकी पहल जो है हमारे भारत में तेजी से लागू है कि हम ऊर्जा के रूप में हरित हाइड्रोजन का उपयोग हर जगह पर करने लगे। तो उसकी एक पहल तमिलनाडु में स्टार्ट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी नील बैगनर ने संन्यास की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन हमने शायद ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ये तीसरी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है और कभी कभी शायद हमने क्विज में भी इसका आंसर देखा हो। और इसका जो आंसर है आप सभी इंकित करेंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका न्यूजीलैंड जो है इसका आंसर है। क्या भाई नील बैगनर जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा पहले ही कर दी है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा। नील बैगनर ने जो है 2012 में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। कब की थी भाई? 2012 में। न्यूजीलैंड, ज़्यादा हमें इतनी डिटेलिंग आवश्यकता नहीं है कि हम इसके बारे में जाने, पर फिर भी पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान उन्होंने 64 टेस्ट जो मैच जो है वो खेले हैं और जिसमें कुल 260 विकेट लिए हैं। ये किसके हैं भाई? सिर्फ इतना सा याद रखना है कि नील बैगनर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन जो है थुंदुकुंडी, अरियालूर और इरोड, कन्याकुमारी। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर किसी को पता है तो बताएं। तमिलनाडु में जो है वो किस जिले में, तमिलनाडु के किस जिलों में इसरो का जो है स्पेस पोर्ट, इस दूसरा जो स्पेस पोर्ट है वो स्थापित किया गया है और वो कहाँ किया गया है? थुंदुकुंडी। थुंदुकुंडी जो है वहां पर जो स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन जो है वो है तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल। बताइए इसका आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला जो भारत का पहला राज्य है उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसका जो आंसर है वो है गोवा। गोवा जो है ये विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला, इसको स्पेशल याद रखना है कि ये भारत का पहला राज्य ऐसा है जिसको विश्व बैंक जलवायु निधि प्राप्त हुई है। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। विश्व बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इसका जो आयोजन हुआ वो वहीं कहाँ पे हुआ? गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ भाई? पणजी, वहाँ पर आयोजन इसका हुआ। चलिए इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्यवाही के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया। गोवा सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया इसके दौरान, इस सम्मेलन के दौरान जो पणजी में स्थापित हुआ या इसका उद्घाटन हुआ था इस सम्मेलन का, वहीं पे इन दोनों की संधि हुई। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। कम कार्बन उत्सर्जन, इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि कार्बन का जो है उत्सर्जन कम करना और जो है पॉल्यूशन कम करना। आगे देखते हैं, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन जो लगातार हो रहा है उसको सीमित करना या फिर प्रदूषण से संबंधित ये भी जो जलवायु लगातार परिवर्तित हो रहा है उसको कम करना, इन जो एक वैश्विक मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा होगी और उसको कम करना, पॉल्यूशन कम करना इसका एक मेन उद्देश्य है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है इंडिया सोलर एनर्जी, चौथा ऑप्शन है भारत सोलर पावर। बताइए क्या पूछा गया है और इसका आंसर क्या है? किसी को पता है तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में इंगित करें। चलिए अब जो इसका आंसर है वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया है, इसकी जो है शुरुआत की गई है। आगे देख लेते हैं क्या है भाई।
हाँ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की। बैश, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बैश। चलिए, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि भारत की सबसे बड़ी जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है वो कहाँ पर भाई स्थापित की गई? छत्तीसगढ़ के राजनंद जो गांव है वहां पर इसको स्थापित किया गया। ये अपने आप में एक मोस्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये जो है कैपेसिटी इसकी कितनी है वो देख लेते हैं। 120 MWH मिलियन वाट घंटा। चलिए, इसे विश्व बैंक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष ने इनोवेशन इन सोलर पावर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट के तहत फंड प्रदान किया है। विश्व बैंक ने जो है ये फंड प्रदान किया इस बैटरी को लगाने के लिए, इस भंडारण जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली है उसको लगाने के लिए फंड कहाँ से प्राप्त किया? एक बार और देख लेते हैं फंड कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। इनोवेशन इन सोलर पावर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने फंड प्राप्त किया इस भंडारण को लगाने के लिए। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई? इसके ऑप्शन जो है वाराणसी, गुवाहाटी, उज्जैन, जयपुर। ये क्वेश्चन भी हमने पहली बार नहीं पढ़ा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, और इसका जो आंसर क्या है भाई? उज्जैन। इसका आंसर है उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना, भविष्यों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगी। ये जो है वैदिक घड़ी है, ये ग्रहों के बारे में भी कुछ जानकारियां देगी, मुहूर्त के बारे में बताइए, ज्योतिष में कोई भी जानकारी कुछ ऐसी होगी या कोई भी मार्गदर्शन करना है ज्योतिषी में तो वो भी इंकित करेगी। ये भविष्यवाणियों से संबंधित भी जानकारी प्रदर्शित करेगी। ये एक वैदिक घड़ी के रूप से जानी जा रही है और वो कहाँ पर स्थापित की है? ये महाकाल की नगरी उज्जैन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया? इसका ऑप्शन जो है 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। बताइए इसका आंसर क्या है कि हैदराबाद में जो है जैव प्रौद्योगिकी की और जीवन विज्ञान सम्मेलन जो है उसका स्थापना हुई, वो कौन सा संस्करण की स्थापना हुई? इसका जो आंसर है वो है 21वां ये संस्करण था। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया के 21वां संस्करण का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 26 से 28 फरवरी तक किया गया। फरवरी में हो चुका है इसका, और ये डेट क्या थी भाई? 26 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। वो भी कहाँ पर? ये नोट डाउन करने वाली चीज है कि तेलंगाना के हैदराबाद, ये राजधानी है तेलंगाना की, तो हैदराबाद में ये आयोजित हुआ। चलिए, इसकी थीम क्या है वो देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेस विद डाटा एंड एआई। एआई के बारे में आप सभी जानते होंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है विज्ञान के साथ, संग्रहण के साथ, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके साथ लाइफ या जीवन आपका कितना आगे बढ़ रहा है या कितना चेंज हो रहा है, उसकी थीम ये रखी गई है। चलिए, इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान की नवीन प्रौद्योगिकी और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना है। जैव प्रौद्योगिकी और जो जीवन से संबंधित कोई विज्ञान है उसके बारे में ये एक मंच प्रदान किया गया और उसके बारे में आगे बात की गई कि भविष्य में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलो, अकादमी रत्न पुरस्कार करने की या प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 4, 5, 6, 7। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 6 जो लोग हैं उनको इन जो पुरस्कार से सम्मानित किया है उनका नामकरण जो हो गया, इनको घोषित हो गया है कि कौन कौन इसके पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हैं। उनके नाम आ चुके हैं या आ चुके हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये पहले ही मिल चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 6 लोग जो है
इसके नामकरण में सॉरी इनका नाम आ चुका है, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। चलिए 28 फरवरी 2024 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलो और संगीत नाटक अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। कब कर दी गई है? मैंने आपको बोला है कि ये पहले ही हो चुकी, फरवरी मतलब 28 फरवरी 2024 को इन लोगों की घोषणा हो गई है, जो 6 लोग इनको पुरस्कार मिलेगा। चलिए इस वर्ष कला से संबंधित 6 लोगों को अकादमी फेलो पुरस्कार से के लिए चुना गया है। 2022 और 23 के लिए 92 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कितने भाई? 2022 और 23 के लिए जो चुना गया है वो 92 लोगों के लिए, कितने भाई? 92 लोगों के लिए संगीत नाटक और अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये सन किसके लिए भाई? 22 और 23 के लिए, इसको स्पेशल याद रखें। अब 22 और 23 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए कितने भाई? 80 युवा कलाकारों का चयन किया गया। किसके लिए? ये 2022-23 की बात चल रही है, पर आगे देख लेते कौन सा अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 लोगों को नामित किया गया है 2022 और 23 के लिए। हमने 2 पुरस्कार देख लिए हैं, ठीक है, 2022 और 23 के लिए, इसको आप अलग से नोट डाउन करें। एक में जो है 92 लोगों के लिए मिला है और दूसरे में जो है 80 लोगों के लिए ये नामित हुआ है। चलिए अकादमी पुरस्कार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कला के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है, कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? संगीत नाटक अकादमी इसको देती है। इसकी शुरुआत कब हुई भाई? 1952 में इसकी शुरुआत हुई इस पुरस्कार की। अकादमी फेलो जो है, फेलो यानी रत्न, अकादमी रत्न जो है वो 3 लाख और अकादमी पुरस्कार जो है वो 1 लाख और संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वो 25,000 इसमें शामिल है। किसके बारे में हमने पढ़ लिया? अकादमी पुरस्कार के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेलिंग ले ली। चलिए अब जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष। कौन सा मिशन जो है? मिशन उत्कर्ष जो है किस बीमारी से संबंधित है? इसके ऑप्शन जो है एनीमिया, कैंसर, चिकन पॉक्स और डेंगू। बताइए इसका आंसर क्या है? मिशन जो है उत्कर्ष किस बीमारी के लिए संबंधित है और ये किस मिशन की या किस बीमारी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? इसका आंसर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और इसका जो आंसर है एनीमिया, एनीमिया जो है मिशन उत्कर्ष, इसको इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मिशन लागू किया गया। हाल ही में मिशन उत्कर्ष के लिए आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। हमने जो है ये जो आपने देखा है, अभी हम पढ़ा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है इसके मंत्री का नाम क्या है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने बहुत बार मंत्री जो है पढ़ लिए हैं। अगर आप किसी को याद है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है, आप सभी कमेंट में इंकित करेंगे। तो इन्होंने समझौता किया है। चलिए अब क्या है? मिशन उत्कर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये आप जरूर याद रखें किस मंत्रालय के द्वारा इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। चलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह 5 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में शुरू किया गया। ये 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कौन से प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो मिशन उत्कर्ष है उसको 5 राज्यों में लागू किया गया। वो देख लीजिए क्या है? असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में इसको शुरू किया। उद्देश्य क्या है भाई? राज्यों में किशोरी लड़कियों को 14 से 18 वर्ष में एनीमिया की कमी को दूर करना है। जो मासिक धर्म होता है तो उससे जो है रक्त की कमी आ जाती है, एनीमिया, ठीक है, तो उसको दूर करना, इसलिए इस मिशन का नाम क्या रखा है? उत्कर्ष। उत्कर्ष मिशन के द्वारा महिलाओं में जो रक्त की कमी होती है उसको दूर करने का एक मिशन है। और भी बीमारियां इसमें सम्मिलित है, पर मेन रूप से क्या है भाई? एनीमिया। चलिए ये अब लास्ट था, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अब मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।